नमिता सचदेवा आज आपको बायो के जोलसी ब्रांच से ऑपरेंट सिद्धांत या जीवन की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना को प्रेजेंट कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, वॉच करिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑपरेंट सिद्धांत या ऑपरेंट की थ्योरी जो है ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना है। AI ऑपरेंट ने 1924 में 1924 में इसे भौतिकवाद या पदार्थवाद के रूप में प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया था। और 1936 में इस परिकल्पना को द ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक में प्रस्तुत किया था। इसीलिए इसी नाम पे इसके बुक का नाम भी रहा था। जीवन से उत्पत्ति जो इसके चरण थे ऑपरेंट ने दिए थे, मुख्य 8 स्टेप में इसने अपनी पूरी थ्योरी को दिया था। तो वन बाय वन हम इन स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला इसका स्टेप था एटॉमिक फेज यानी परमाणु व्यवस्था। स्टार्टिंग में हमारी अर्थ जो है, जो पृथ्वी थी, एक गर्म गैस के गोले के समान थी। इसका टेम्परेचर जो था वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। एकदम गैस के गोले के समान थी और अनेक एटम्स जो परमाणु थे इसके चारों ओर घूमते रहते थे। इसमें से हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन और आपका मैग्नीशियम है, आयरन है, निकेल है। तो ये एटॉमिक फेज के फॉर्म में घूमते रहते थे। इसमें से मेनली जो थी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहे। तो ये एटॉमिक फेज इसकी फर्स्ट फेज है या इसका स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको बस यही बताना है कि अर्थ जो थी वो हमारी एक गैसीय गोले के समान थी। 5000 से 6000 इसका टेम्परेचर था और जितने भी तत्व थे एटॉमिक अवस्था में थे। इसके बाद जैसे जैसे लगातार ये अर्थ रोटेट करती रही, घूमती रही, इन सभी एटम्स ने अपनी वेट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। तो सेकेंड स्टेप इसका जो आता है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या क्रस्ट फॉर्मेशन या अणु अवस्था आती है। तो इसमें इसने अपनी अपनी जो जगह ली थी, जितने भी हैवी एटम्स थे वो सेंटर में चले गए। जैसे आयरन था, निकेल था, कोबाल्ट था, तो इन्होंने सेंटर में आज भी है ये कोर रीजन बनाया। जो इससे थोड़े हल्के थे वो मिड में आए, मेंटल रीजन में। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो बना था, वातावरण जो आपका बना था प्रिमिटिव, वो AI ऑपरेंट के अकॉर्डिंग 4 मुख्य परमाणुओं से बना था। इसमें से मेन था हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें से हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थी, 90% इसमें हाइड्रोजन ही थी। और इसी के साथ साथ ये सबसे ज्यादा एक्टिव भी थी, क्रियाशील भी रही, सबसे ज्यादा भी रही। हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ रिएक्शन करके, क्रिया करके CH4 बनाया, मीथेन बनाया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाया, जो सबसे सृष्टि में सबसे पहले सबसे जरूरी था। और नाइट्रोजन से क्रिया करके NH3 अमोनिया बनाया। इसके अलावा चारों की क्रिया से हाइड्रोजन साइनाइड भी बनी। तो इस तरह इन परमाणुओं ने जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना चुके थे आपस में क्रिया करी। और इसमें सबसे ज्यादा जल जो था वो धीरे धीरे भूमि पर बरसने लगा। लेकिन अर्थ इतनी गर्म होने के कारण ये बार बार लौटता रहा और एक समय आया कि इसने धीरे धीरे ठहर गया, जिससे समुद्र आदि बने। समुद्र, सागर, ओशियंस वगैरह बन गए। और ये सब के सब तत्व घुलित अवस्था में सागर के जल में या पानी में आ गए। इसी के साथ साथ अब पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी, इसमें ज्वालामुखी बन गए थे। और जो लावा निकला, इन्होंने नाइट्रोजन और कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बाइड्स और नाइट्राइड बनाए। कार्बाइड्स ने
जल वाष्प से क्रिया करके मीथेन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया था, और नाइट्राइट्स ने जल वाष्प के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाई। तो इस तरह स्थलमंडल की भी उत्पत्ति हो गई, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर भी तैयार हो गया था, और जीवन की उत्पत्ति में जिन तत्वों ने भाग लेना था वो भी समुद्र में घुलित अवस्था में आ चुके थे। थर्ड स्टेप, इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस समय जैसे जैसे भाप बन गई थी, बादल बने, विद्युत उत्पन्न हुई, इन सब तत्वों के परमाणुओं ने आपस में क्रिया की। कौन कौन सी चीज बनी थी? मीथेन NH3 बन चुकी थी, हाइड्रोजन साइनाइड था, और अमोनिया NH3 के एटम्स ने आपस में क्रिया की और क्रिया करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं ने क्रिया करके शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं ने क्रिया करके अमीनो एसिड्स बनाए। थर्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के परमाणुओं ने क्रिया करके फ्यूराइन और पैरिमिडाइन्स बनाए। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। पहले इसकी एटॉमिक फेज थी, एटॉमिक अवस्था में परमाणु थे, स्वतंत्र अवस्था में घूमते रहते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती गई, इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ली, सेंटर में वेटेड बाहरी आए, और सबसे हल्के इन्होंने बाहरी वातावरण बनाया। इन्हीं परमाणुओं से सबसे पहले क्रिया करके मीथेन, पानी, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड बनाए, और कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स से मीथेन और अमोनिया भी बनी, जिससे स्थलमंडल बना। इन्हीं के आगे परमाणुओं ने आपस में क्रिया करके जो जो तत्व बनाए थे, इसमें से पता ही है ये सब चीजें बन चुकी थी, और मीथेन, पानी और जलवाष्प या हाइड्रोजन के एटम्स ने आपस में क्रिया करके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने क्रिया की, शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड बने। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने क्रिया करी, अमीनो एसिड्स बने। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने प्यूरिन और पैरिमिडाइन्स बनाए। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। इसके बाद सिंपल से कॉम्प्लेक्स पर आए, जटिल पर आए। तो फोर्थ स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर जो थी या ग्लूकोज के कण अणु जो थे, मॉलिक्यूल्स, इन्होंने क्रिया करके स्टार्च, जो आज में भी प्लांट्स की सेल वॉल के लिए बहुत जरूरी है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ने रिएक्शन की, इससे फैट बना। अमीनो एसिड्स के अणुओं ने आपस में मिलकर प्रोटीन बनाई। पता ही है प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड से है। प्रोटीन बने, और कुछ प्रोटीन अब इसमें एंजाइम की तरह वर्क करने लग गई थी। एंजाइम बनने से कुछ प्रोटीन काम किया था एंजाइम की तरह,
और जो क्रियाएं थी ये तेज होने लग गई, क्योंकि इन्होंने कैटलिस्ट की तरह काम किया और ये क्रियाएं तेज हो गई। सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। फोर्थ स्टेप में शुगर ने क्रिया करके स्टार्च और ग्लाइकोजन सेलुलोज बनाए, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से क्रिया करके फैट, अमीनो एसिड से क्रिया करके प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह काम किया, और क्रियाएं जो धीमी गति से कर रही थी समुद्र के अंदर या सागर के अंदर काम, ये और तेजी से करने लग गई। तो इस तरह इसके ये 4 चरण। अब आता है इसका फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप हम इससे आगे ही लेकर चलेंगे, जो आपके था प्यूरिन और पेरिमिडाइन्स बचे हुए हैं। फिफ्थ स्टेप में आपका है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए और साथ में ए ऑपरेंड ने आपके कोसरवेट्स बनाए, कोसरवेट्स भी बने, या उसको नाम दिया था न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलती जुलती रचनाओं को। तो फिफ्थ स्टेप जो इसमें आ रहा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन और कोसरवेट। फोर्थ स्टेप में जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से प्यूरिन और पाइरिमिडाइन्स बने थे, इन्होंने शुगर, फॉस्फेट से क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स बनाए। न्यूक्लियोटाइड्स के इस मॉलिक्यूल से डीएनए और आरएनए बना। डीएनए आरएनए ने प्रोटीन के साथ रिएक्शन की और बना न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियस आज भी न्यूक्लियोप्रोटीन का ही बना हुआ है, और इस न्यूक्लियोप्रोटीन में सबसे खास जो विशेषताएं थी, एक तो इसमें विघटन यानी ये डिवाइड हो सकते हैं, दूसरा ये चिपचिपे थे। तो समुद्र के अंदर ये न्यूक्लियोप्रोटीन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे, और इस तरह चिपचिपे होने के कारण कुछ कुछ दूरी पर इकट्ठे हो गए। ये न्यूक्लियोप्रोटीन। दोबारा देख लीजिए, पिछले स्टेप में, फोर्थ स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एपिरिन, पाइरिमिडाइन्स बनाए, शुगर और फॉस्फेट से क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड्स, जिससे डीएनए आरएनए बना और न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स बने। डीएनए आरएनए ने प्रोटीन के साथ क्रिया करके शुगर और फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड, डीएनए आरएनए ने क्रिया की, और डीएनए आरएनए ने क्रिया करके न्यूक्लियोप्रोटीन बनाई। ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन आपके
इनकी खास विशेषताएं, एक तो ये डिविजिबल थे और चिपचिपे। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियस आज भी न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है, तो धीरे धीरे ये चिपचिपे या इकट्ठे होने लगे समुद्र में, और जीवन की उत्पत्ति का जो मुख्य भाग था ये बनकर न्यूक्लियोप्रोटीन तैयार था। लेकिन एआई ऑपरेन का थोड़ा सा मत अलग था। इन्होंने कहा न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो आपके कॉन्सर्वेट से बने। कॉन्सर्वेट्स में कोलाइडिंग बूंदें थी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए थे समुद्र में। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चारों ओर, ये जो समुद्र में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे, इसके चारों ओर प्रोटीन के इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल्स या विद्युत आवेशी थी। इलेक्ट्रिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो थे वो आकर चिपक गए, जिससे इन बूंदों को कोलाइडल मॉलिक्यूल्स का नाम दिया। और ये कोलाइडल मॉलिक्यूल्स जो थे धीरे धीरे बूंदों के रूप में इकट्ठे होते गए जगह जगह पर, और इसके चारों ओर जो विद्युत आवेशित कण इकट्ठे हुए और एक पूरा सिस्टम तैयार हो गया, तब इसे नाम इसने कॉन्सर्वेट्स कहा। तो एआई ऑपरेन के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोप्रोटीन थे ये कॉन्सर्वेट से संबंधित थे, और दूसरे वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूक्लियोप्रोटीन आपके शुगर फॉस्फेट के प्यूरिनोपिरिमिडान या डीएनए की प्रोटीन से क्रिया करने के बाद न्यूक्लियोप्रोटीन बने थे। ये फोर्थ स्टेप जो जीवन की उत्पत्ति का मुख्य भाग था, ये न्यूक्लियोप्रोटीन तैयार हो चुका था। सिक्स स्टेप पे आपका जो आता है, अब फर्स्ट सेल तैयार होनी थी इस सिद्धांत के अनुसार। छठी सिक्स स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव सेल, और जिसे यूकैरियोटिक सेल भी कहा। ऑपरेन के छठे स्टेप के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोप्रोटीन जो बन गए थे, इनके चारों ओर धीरे धीरे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए थे समुद्र में, ये आकर इकट्ठे होने लगे। सेंटर में न्यूक्लियोप्रोटीन था, और इसके चारों ओर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए। इससे ये इसकी फर्स्ट सेल कहलाई प्रिमिटिव सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, और आज भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये यूकैरियोटिक सेल ही प्रेजेंट रहती हैं। इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती हैं, और धीरे धीरे इसमें अब न्यूक्लियस के चारों ओर या न्यूक्लियर प्रोटीन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन गई, और जिससे यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक सेल तैयार हो गई। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने लाइफ के लिए ऊर्जा प्राप्ति के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, C6H12O6,
केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ली और फर्स्ट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो भी अब वैसे भी एटमॉस्फेयर में थी, ये आने लग गई। ऊर्जा प्राप्ति के लिए इन्होंने फूड का ऑक्सीडेशन एनारोबिक वे में किया और एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी परिकल्पना के अनुसार यूकैरियोटिक सेल में धीरे धीरे मेम्ब्रेन बनने लग गई, न्यूक्लियर और न्यूक्लियोप्रोटीन इसके बीच में आ गया। अब ये कहलाया न्यूक्लियस और इसे आप नाम, ये जो सेल तैयार हो गई प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी जीवों में प्रोकैरियोटिक सेल ही पाई जाती हैं। केवल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में यूकैरियोटिक सेल्स रहेगी। इस तरह ये फर्स्ट सेल तैयार हो गई थी 6 स्टेप पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल से आपकी बन गई थी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोप्रोटीन बनकर तैयार थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी सारे तैयार थे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सभी थे। इन्होंने न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर इकट्ठा होकर प्रोकैरियोटिक सेल बनाई, प्रिमिटिव सेल बनाई, यूकैरियोटिक सेल बनाई। आज भी पहले बैक्टीरिया वगैरह जो आज भी हैं या पहले जो भी बनी सेल्स उसमें मेम्ब्रेन नहीं थी और बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में अभी भी नहीं रहती है, तो यूकैरियोटिक सेल ही रहेगी। इन्होंने ऊर्जा के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन किया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, ऊर्जा प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे न्यूक्लियोप्रोटीन के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार हो गई और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनते ही अब इस ये जो आपकी तैयार थी वो प्रोकैरियोटिक सेल, ये बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिक्स स्टेप में सेल तैयार थी। अब 7 स्टेप में बस इसका न्यूट्रिशन मेथड था, कैसे कैसे इन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि फूड भोजन की व्यवस्था होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तभी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो 7 स्टेप इसका जो था वो आपका न्यूट्रिशन मेथड, पोषण विधियां। किस किस विधि से इन्होंने फूड लेना या अपने जीवन को स्टार्ट किया। पहला आता है सब पोषण या ऑटोट्रोपिक मेथड। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी हुई थी, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस था, कुछ सेल्स में एक विशेष प्रकार का पदार्थ या तत्व बनने लगा था और जिसे इसने क्लोरोफिल नाम दिया। आज क्लोरोफिल प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। क्लोरोफिल के कारण इन कुछ सेल्स एनिमल सेल में बदल गई, कुछ ने प्लांट सेल्स बनाई और भोजन बनना शुरू हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आई चुकी थी, 6 CO2, पानी था ही, सनलाइट, की प्रेजेंस में फूड बना, C6H12O6,
6O2 ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गई, जो सबसे मेन थी, जिसकी जरूरत थी। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में भोजन बना, और ये क्रिया आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ऑटोट्रोपिक मेथड में सब में सेल्स जो थी, कुछ सेल्स में इस सिद्धांत के अनुसार क्लोरोफिल बना, और ये प्लांट सेल बनाई जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन की उत्पत्ति करी, यानी ये उत्पादक बन गए। इन्हीं से भोजन उपभोक्ता में गया और वायुमंडल में जो जीवनदायक गैस है ऑक्सीजन आने लग गई। कुछ आपके पैरासाइट की तरह काम करने लगे। पैरासाइटिक मेथड, परजीवी में एक जीवित कोशिका लिविंग सेल दूसरी लिविंग सेल पर डिपेंड रहती थी। लिविंग सेल अदर लिविंग सेल पर डिपेंड रहती थी फूड के लिए। कुछ भोजन का हिस्सा ले लेती थी और कुछ मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक, इसमें जीवित कोशिका ये डिपेंड करती थी डेड सेल पर। ये डेड सेल के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ले लेती थी। भक्षण विधि भी थी, फेगोसाइटिक मेथड। लिविंग सेल दूसरी लिविंग सेल का भक्षण कर लेती थी, पूरा ही खा लेती थी। तो इस तरह इन्होंने न्यूट्रिशन मेथड, कई भोजन या पोषण की विधियों का अपनाया 7 स्टेप में। सब पोषण में ऑटोट्रोपिक में कुछ सेल्स में क्लोरोफिल बन गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गई, भोजन बनना जो उत्पादक रहा, पैरासाइटिक रहा, सेप्रोफाइटिक की तरह काम करना, मृतोपजीवी की तरह। जीवित कोशिका डेड सेल से कुछ ले लेती थी, फैगोसाइटिक में पूरा का पूरा भक्षण कर लेती थी। लाइफ फर्स्ट सेल बनी चुकी थी या आपकी उत्पादक सेल, और आगे से उपभोक्ता के लिए आसान ऑक्सीजन आ चुकी थी। इस ऑक्सीजन के कारण अब प्रेजेंट एटमॉस्फेयर तैयार हुआ। जीवन या लाइफ जो थी वो सरल हो गई। तो इस ऑक्सीजन के कारण जो जो चेंजेस आए वो इसका 8th स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप है। इसमें 8th स्टेप में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, जो आज का वातावरण है। ऑक्सीजन के कारण काफी चेंजेस आए। ऑक्सीजन के कारण पहला जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में थी, मीथेन थी, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तैयार कर दिया। दूसरा, अमोनिया के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन और पानी बना दिया। तीसरा, ओजोन लेयर बनी। ओजोन लेयर बनने के कारण अर्थ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, अर्थ पर सन की जो हाई रेज थी, इस लेयर के बनने के कारण, ओजोन लेयर के कारण ये यहीं से टकराकर वापस आने लगी और अर्थ जो थी आपकी ओजोन लेयर तैयार हो गई। अब अर्थ कूल डाउन, ठंडी हो गई थी जीवन के लिए।
जितना टेम्परेचर इसे चाहिए था। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी आज जो हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, नाइट्रोजन और अदर गैसें रही। और इस तरह लाइफ जो थी ए ऑपरेंट के सिद्धांत के अनुसार लाइफ स्टार्ट हो गई थी। पहले यूनिसेलुलर एनिमल बने, और इससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए। लास्ट स्टेप था 8th स्टेप, ऑक्सीजन जो सबसे मेन गैस थी, मीथेन और अमोनिया को इसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में चेंज कर दिया। ओजोन लेयर बन गई, अल्ट्रावायलेट रेस से आना बंद कर दिया। और आज जितनी टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, रहने लायक था वो हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी, नाइट्रोजन जितनी अदर्स गैसें थी अब भी हैं, और लाइफ इस तरह स्टार्ट हुई। और यूनिसेलुलर से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, सरलता से जटिलता की ओर जाने लगे। इस तरह एक स्टेप पे ए ऑपरेंट की जीवन संबंधित परिकल्पना जो है वो पूरी हो गई है। थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स भी इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स भी दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।